नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 11 का भाग 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम बताएंगे भाग 7। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि के बारे में। ये टॉपिक जो है प्रीवियस सेशन से चल रहा है। हमने बताया हुआ है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि कई चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला चरण है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण, और इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी प्रीवियस सेशन में दे दिया है। दूसरा चरण आता है क्या, तो वाहक डीएनए अणु का चयन। वाहक डीएनए अणु क्या होता है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, और उसका चयन कैसे करते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आज के वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे। तीसरा जो चरण है वो है क्या, तो वांछित विजातीय डीएनए खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। यानी कि जो वांछित डीएनए खंड जो हमने अलग किया था और उसका चुनाव किया था, वर्ण किया था, उसको वाहक डीएनए अणु से जोड़ेंगे तो एक नया प्रकार का डीएनए अणु बनेगा और उसे ही बोला जाता है पुनर्योगज डीएनए अणु। और चौथे चरण में जानना है पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में जो है स्थानांतरित करेंगे, पोषक कोशिका में, और उससे लाभदायक उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो ये जो है चौथा चरण है। तो इसी 4 चरणों में जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि पूर्ण होती है, और जिसका पहला चरण हमने बता दिया है जो है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वर्ण। और आज हम बताएंगे दूसरा चरण जो होगा वाहक डीएनए अणु का चयन। वाहक डीएनए अणु का चयन हम कैसे करते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो हम वाहक डीएनए अणु के कुछ गुणों के आधार पर चयन करते हैं। ये गुण कौन कौन से हैं? वाहक डीएनए अणु का चयन करते समय हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। हमने बताया हुआ है कि वाहक डीएनए अणु के रूप में प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। अब उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसको कि हम वाहक डीएनए अणु के रूप में प्रयोग करके पुनर्योगज डीएनए को सफलतापूर्वक बना सकते हैं। तो ये गुण को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहला जो है होना चाहिए उनमें लक्षण, वाहक डीएनए अणु आकार में छोटा होना चाहिए। यानी कि जो वाहक डीएनए अणु का हम चुनाव कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वह जो है आकार में छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इसको सरलता से अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त कर सके। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि इसको जो है कोशिका से सरलता से जो है हम इसे अलग कर लें और इसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर लें। जैसे कि बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड निकाला, तो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालना है तो आसानी से वो निकल जाता है, कुछ प्रोसेस के द्वारा हमने बताया हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए वाहक डीएनए अणु जिसको कि हम सरलता से अलग कर सके और उसका शुद्ध रूप प्राप्त कर सके। उसके बाद से तीसरा होना चाहिए उसमें क्या विशेषता, तो वाहक डीएनए अणु में वही पैलिंड्रोम अनुक्रम होना चाहिए जो वांछित डीएनए खंड पर हो। यानी कि जो वांछित डीएनए खंड, जैसे कि इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन जो है ह्यूमन सेल से निकालेंगे, तो ह्यूमन सेल्स के इंसुलिन पर जो पैलिंड्रोम अनुक्रम होना चाहिए, मतलब कि नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम, वही नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम जो है किस पे होना चाहिए, वाहक डीएनए अणु पर होना चाहिए। यदि वह नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम सेम नहीं होगा तो चिपचिपा सिरा एक जैसा नहीं होगा, और जिस कारण से जो है वाहक डीएनए अणु और ये वाला जो है कौन सा, तो विजातीय डीएनए अणु, वाहक डीएनए अणु और विजातीय डीएनए अणु आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। यानी कि दोनों का जो चिपचिपा सिरा होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए जो है उनका पैलिंड्रोमिक अनुक्रम समान होना चाहिए, एक जैसा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वाहक डीएनए अणु में वही पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होना चाहिए जो वांछित डीएनए खंड पर हो, जिससे कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
वाहक डीएनए तथा विजातीय डीएनए के पैलिंड्रोम का अनावरण कर सके। मतलब कि यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सके, तो इस वाहक डीएनए का और विजातीय डीएनए का पैलिंड्रोमिक अनावरण कर सके, मतलब कि उसको काट सके और उनका जो सिरा है नाइट्रोजन क्षार सिरा एक जैसा रहे, चिपचिपा सिरा एक जैसा, ताकि वे आपस में जुड़ सके। आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता क्या होनी चाहिए, तो एक समान पैलिंड्रोम होने पर ही वांछित डीएनए अथवा विजातीय डीएनए वाहक डीएनए से जुड़ सकते हैं। मतलब कि पैलिंड्रोमिक सिरा दोनों का, किसका, तो विजातीय डीएनए का और वाहक डीएनए का एक जैसा होगा, तभी वे दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। यही बात हमने बताया। और पुनर्योगज डीएनए अणु बन सकता है। जब ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों डीएनए अणु वाहक और वांछित डीएनए अणु आपस में जुड़ेंगे, तो उसी को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और क्या होना चाहिए, तो वाहक डीएनए अणु को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करने पर पोषक कोशिका के अंदर वह प्रतिकृति करे, यानी कि रेप्लिकेशन करे। ऐसा वाहक डीएनए अणु होना चाहिए कि किसी पोषक कोशिका में हम उसे स्थानांतरित करें तो वह जो है उसका प्रतिलिपि करें। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए वाहक डीएनए अणु में, तब जो है हम उसका चयन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वाहक डीएनए अणु का चयन करते समय हमें कुछ उनकी विशेषताओं को, गुणों को देखना पड़ेगा, और ये गुण यदि हैं तो ऐसे वाहक डीएनए अणु का चयन करके हम उसका उपयोग पुनर्योगज डीएनए को बनाने में कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था, वाहक डीएनए अणु का चयन, और ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अब हम बताएंगे तीसरा जो है क्या, वाहक डीएनए अणु के साथ वांछित डीएनए खंड को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। मतलब कि हमने जो है वांछित डीएनए खंड को अलग कर लिया है, हमने चयन भी कर लिया किसका, तो वाहक डीएनए अणु का। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पुनर्योगज डीएनए बनेगा। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे तीसरा चरण जो है क्या, वाहक डीएनए अणु के साथ वांछित डीएनए खंड को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। तो चलिए तीसरा चरण हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं और हम तीसरा जानेंगे। क्या है तीसरा, तो वाहक डीएनए अणु को वाहक डीएनए अणु को वांछित डीएनए खंड के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। पुनर्योगज डीएनए बनाना, ये जो है तीसरा प्रोसेस है, तीसरा चरण है। वाहक डीएनए अणु को वांछित डीएनए खंड से जोड़कर क्या करना, पुनर्योगज डीएनए बनाना। यहाँ पे डीएनए खंड से जोड़कर, डीएनए खंड से जोड़कर क्या करना, तो पुनर्योगज डीएनए बनाना। ये तीसरा चरण है। और तीसरा चरण हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है वांछित डीएनए खंड भी है, जैसे कि ह्यूमन सेल से निकाला गया है ये वाला डीएनए, ह्यूमन सेल से निकाला गया है ये वाला डीएनए। ये कौन सा है, तो इंसुलिन, इंसुलिन वाला डीएनए है। और बैक्टीरिया से जो है प्लाज्मिड डीएनए निकाला गया है। बैक्टीरिया से कौन सा डीएनए निकाला गया है, तो ये है प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे। तो इनको जो है और इनको दोनों को आपस में जोड़ना है, तो प्रतिबंधन
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको काटेंगे। हमने यहाँ पे कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया या यूज करना है, तो है इको R1। ये दोनों को जो है हम इसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटेंगे, ताकि क्या होगा, तो दोनों का जो पैलिंड्रोम अनुक्रम होगा वो समान आएगा। चलिए इन दोनों को जो है हम काट लेते हैं, किसके द्वारा, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। दोनों को जो है हम काट लेते हैं, किसके द्वारा, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। इसको जो है हमने काट लिया इंसुलिन बनाने वाले डीएनए खंड को, किसके द्वारा, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। ये वाला सिरा है AATT और ये वाला जो सिरा है TTAA। इसको भी हम काटेंगे। इसको भी हम यहाँ पे काटेंगे, किसके द्वारा, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। यहाँ पे हमने इसे जो है क्या कर लिया, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा दोनों को जो है काट लिया। ये वाला जो सिरा है ये कौन सा है, तो TTAA और ये वाला जो सिरा है वो क्या है, तो AA और TT, A और TT। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काट लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, किसके द्वारा, तो DNA लाइगेज के द्वारा। DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम इन दोनों को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। इन दोनों को जो है DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। ये क्या है, तो ये इंसुलिन बनाने वाला क्या, तो इंसुलिन बनाने वाला DNA खंड है और ये जो है किसका है, तो प्लाज्मिड का है। दोनों को जो है DNA लाइगेज के द्वारा हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये वाला सिरा इसका जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा TTAA और यहाँ पे आ जाएगा AATT। उसके बाद से ये जो है नाइट्रोजन क्षार है, ये वाला जो सिरा है इसका TTAA और ये हो जाएगा AA और TT। तो ये जो है दोनों ये वाहक DNA अणु है और ये जो है कौन सा है, तो वांछित DNA अणु है। वांछित DNA अणु और वाहक DNA अणु को आपस में जोड़ लिया गया और जोड़ने पर जो बना इसी को बोला जाता है पुनर्योगज। इसी को कहा जाता है पुनर्योगज DNA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA इसे ही कहा जाता है। और उसके बाद से अगला जो प्रोसेस आएगा, अगला चरण, चौथा चरण जो है कौन सा, तो पुनर्योगज DNA को पोषक कोशिका के अंदर क्या कर देंगे, तो स्थानांतरित कर देंगे और उसे लाभकारी उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो चौथा चरण में ये जो पुनर्योगज DNA है, जैसे कि ये जो है ई कोलाई कोशिका है, ई कोलाई जो है बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसमें जो है हम इस पुनर्योगज DNA को स्थानांतरित कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे ये क्या करेगा, स्वतः प्रतिकृति करेगा, स्व प्रतिकृति करेगा, यानी कि रिप्लिकेशन करेगा और
अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीसरे चरण में हम करते हैं क्या चीज़, तो दोनों जो वांछित डीएनए खंड है और वाहक डीएनए खंड है, दोनों को समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काट लेंगे। जैसे कि दोनों को इको R1 द्वारा काट लिया गया। इससे क्या होता है कि जो पैलिंड्रोमिक इंड है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है, दोनों का सेम आएगा। इसी भाग को जो है चिपचिपा सिरा कहा जाता है, ये वाले भाग को। और जब दोनों का ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम सेम आता है तो दोनों को जो है आसानी से जोड़ा जा सकता है, यानी कि दोनों के चिपचिपे सिरे आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन गया, अब इसको क्या किया जाता है कि किसी पोषक कोशिका में, जैसे कि ये ई कोलाई जो है एक प्रकार की पोषक कोशिका है, और उसमें जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये जो है चौथा प्रोसेस है कि पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करके लाभदायक उत्पाद प्राप्त करना। और इसको जो है ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है और कई चरणों में ये भी कंप्लीट होगा, इसलिए इसको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने दो भाग बताया, एक है वाहक डीएनए अणु का चयन और दूसरा जो चरण है क्या, तो वाहक डीएनए अणु को वांछित डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इसे जो है अभी लिखना है, इसको जो है आप लिखिए और इसे हमने जो है स्क्रीन पर भी रख दिया। तो हेडिंग बनाइएगा ये वाला, वाहक डीएनए अणु को वांछित डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। और इसमें लिखना है वियोजित या पृथक किए गए डीएनए खंड के इसकी क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जुड़ने पर पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। किसी विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से वेक्टर को काटकर इसके सिरों को खोल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, काट करके इनके सिरों को जो है खोल लिया है। फिर आगे लिखेगा और विजातीय डीएनए के सिरों को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा समान चिपचिपे सिरे से काटा जाता है। वेक्टर तथा विजातीय डीएनए कटे हुए अनुपूरक सिरे को डीएनए लाइगेज की सहायता से सील कर दिया जाता है। इस प्रकार एक वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए बनता है। तो ये रहा तीसरा प्रोसेस, तीसरा चरण जो है वाहक डीएनए अणु को वांछित डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आता है सब कुछ तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।